गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की 81 नंबर वीडियो हमारी चल रही है और पिछली जो 80 नंबर वीडियो थी उसमें मैंने आपको प्रायिकता के बारे में बात की थी, है ना। प्रायिकता का टॉपिक हम चला रहे थे और 18वीं प्रश्नावली है हमारी ये प्रायिकता। तो प्रायिकता के बारे में कुछ बेसिक जो जानकारियाँ थी वो मैंने आपको बता दी थी कि प्रायिकता कैसे काम कर रही है, क्या क्या इसका मीन्स होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी जब हम बात करते हैं कि भाई प्रायिकता के अंदर काम आने वाली कुछ चीज़ें हैं और वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जो प्रायिकता के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको पता होगा जो मैंने बातें बताई थी कि जैसे सिक्का लिया जाता है और एक पासा लिया जाता है तो उसके क्या कारण होते हैं, पासा क्यों लिया जा रहा है, सिक्का क्यों लिया जा रहा है ना। इन और एक ताश की गड्डी ली जा रही है। तो इसको एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि अगर सिक्का और पासा और ताश की गड्डी, जो फेंटी हुई ताश की गड्डी होती है, उसमें हमें आने वाले परिणाम के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती है कि भाई आने वाला जो परिणाम है वो क्या होगा। तो जैसे हमने सिक्का उछाला तो हमें ये नहीं पता कि भाई वो उसमें हेड आएगा या उसमें टेल आएगा, हमें कुछ नहीं पता। पासा फेंका जा रहा है तो उसमें हमें नहीं पता कि उसमें कौन सा अंक हमको प्राप्त होगा। तो अगर कोई भी ऐसा परिणाम है जिसकी पूर्व जानकारी हमको प्राप्त नहीं है, पहले से हमें नहीं पता होता कि क्या चीज़ आने वाली है, तो हम उसको प्रायिकता के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, आपको ध्यान होगा कि जब हमने कह दिया कि एक ड्राइवर है, क्या वो गाड़ी चला पाएगा, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये जो कंडीशन है इसको हम प्रायिकता के अंदर डायरेक्ट शामिल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि भाई क्योंकि वहाँ पे ड्राइवर नाम दे दिया हमने, है ना। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बातें होती हैं। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कंडीशन आ रही है इसमें, और बिल्कुल आसान सी प्रश्नावली है, कोई खास काम है नहीं ज़्यादा। और इसमें से अभी तो मैं पूरी करा देता हूँ, बाद में फिर जो चीज़ें इसमें से हटी हैं उनके बारे में हम क्लास में बातचीत करेंगे, भाई क्या क्या चीज़ें हटी हैं और क्या हमको नहीं पढ़ाना है अब, है ना, क्या छोड़ना है इस साल के पर्पज़ से। तो जैसे मैंने आपको 79th वीडियो में बताया था कि सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है ना, वो प्रिंट आउट आ चुका है। तो आप एक काम कर लेना, मैथ्स का जो सिलेबस है जो चेंज हुआ है, कुछ हटाए गए हैं, कुछ जो हटाया गया है उसके नंबर सिस्टम हैं जो बाकियों में डाले गए हैं, उनके प्रिंट आउट अपने पास रखना। और फिर जब भी हमारी क्लास लगती हैं, फिर जैसे ये शायद अब 2 तारीख से आने की बात हो रही है कि 2 तारीख से क्लास खोल देंगे, तो आप 2 तारीख को जब हमसे मिलते हैं तो और भी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी पहले हम इस टॉपिक को करते हैं। जैसे नंबर 1 आया कि एक पासे को फेंकने पर, पहला सवाल है, पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोबारा वही बात आई, भाई पासे की बात हो रही है, तो पासे पे कुल मिला के 6 अंक होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं कि भाई हमारे पास जो कुल परिणाम होंगे तो समष्टि होगी, यानी कुल परिणाम। तो कुल परिणाम होते हैं पासे को फेंकने पर कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणाम ये होता है, यानी कि कुल परिणामों की जो संख्या होगी वो 6 परिणाम हैं यहाँ पर कुल आ सकते हैं। मतलब ये नहीं कि भाई सारे आ सकते हैं, इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई सा भी आ सकता है, या तो ये आ जाएगा या ये आ जाएगा या ये आ जाएगा या ये आ जाएगा। इस प्रकार से हम इनमें से कुछ भी निकाल सकते हैं। इसके बाद ही एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब 4 से बड़े अंक, 4 को शामिल नहीं कर रहा है ना, 4 नहीं ले रहा है, 4 से बड़ा। तो 4 से बड़ा 5 होता है, 4 से बड़ा 6 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ ले लेते हैं अनुकूल परिणाम, इसको ले लेते हैं अनुकूल परिणाम या अनुकूल घटना बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कुल घटना, अनुकूल घटना, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर है 5 और 6, यानी कि 2 आंसर आ रहा है इसका, और इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 6। मतलब कुल कितनी घटनाएं हैं, टोटल मिला के 6 घटनाएं हैं, तो 6 लिख दिया। यहाँ पर जो अनुकूल परिणाम है वो 2 हैं, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब इसके बाद प्रायिकता का फॉर्मूला आता है, तो प्रायिकता बराबर यहाँ लिख सकते हैं अनुकूल घटना, अनुकूल घटना बटे कुल घटना, है ना। अनुकूल घटना बटा कुल घटना। तो अनुकूल घटना बटा कुल घटना, मतलब ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब इसमें मान रखते हैं अनुकूल घटना कितनी प्राप्त हो रही है हमको, तो अनुकूल घटना 2 प्राप्त हो रही है, तो इनको 2 लिख दिया। कुल घटना कितनी है, कुल घटना 6 है, तो आंसर कितना हो गया 1/3, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको नोट करिए।
उसके बाद फिर आते हैं हम नेक्स्ट पर। दूसरा लिखिए इसको। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, आराम से पढ़ना है इसको, बहुत आसान प्रश्नावली है और बिल्कुल आराम से इसके नंबर आ भी जाते हैं, कोई ज़्यादा खास काम इसके अंदर नहीं होता है। फिर जैसे दूसरे पे आए कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है ना, एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को 1 बार उछालें, एक ही बात होगी, जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो सेम परिणाम प्राप्त होते हैं। दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बार चित आने की, यानी एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, और एक सिक्के को 2 बार उछालने पर एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम, यानी प्रतिदर्श समष्टि, क्या कुल परिणाम बनेंगे उसको यहाँ लिख देता हूँ। चलिए इसी के आगे कर लेते हैं। अब इसमें कुल परिणाम देखिए, जैसे हम बात करें कि भाई एक सिक्के को हम 2 बार उछाल रहे हैं, अगर आपने एक सिक्का उछाला है ना, एक सिक्के को 1 बार उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक सिक्के को 1 बार उछाला, एक सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों में से कोई एक घटना प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी सिक्के को दोबारा उछाल दिया, जैसे मान लीजिए हमने एक सिक्का उछाला, थोड़ा सा एक काम करिएगा, ये प्रश्नावली बहुत आसान है लेकिन इसको डेली लाइफ से संबंधित करिए। आप ये मान के चलिए कि जो क्वेश्चन हमको दिए है ना, ये हम खुद कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं मतलब डेली लाइफ में हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो उस प्रयोग को माइंड में रख के फिर जब आप ये काम करते हैं तो ये आपको कठिन नहीं लगेगा बिल्कुल भी, और ऐसा लगेगा कि बहुत आसान चीज़ है, बहुत नॉर्मल चीज़ थी और डेली लाइफ का सवाल है। जैसे आपने एक सिक्का उछाल लिया, सिक्का उछाला, सिक्का उछालने के बाद हेड आया या टेल आया, हमें पता नहीं क्या आया है ना, तो कुछ भी आया, एक कोई परिणाम प्राप्त होगा, तो हमने मान लिया या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कुछ आएगा। अब हमने दोबारा उस सिक्के को उछाला, जब हम दोबारा उस सिक्के को उछालते हैं तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक बार हेड आ गया तो सिक्का आपसे ये कह देगा कि भाई हेड तो आ चुका, आपकी बार तो टेल ही आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? या वो कह दे कि नहीं इस बार तो टेल आ गया तो अगली बार हेड ही हेड आएगा। क्या ये पॉसिबल होता है? नहीं होता है ना, ये पता ही नहीं था आपको कि एक बार सिक्का उछाला, अब एक बार सिक्का उछाला, सिक्का उछालने के बाद हेड या टेल में से कोई सी एक परिणाम, कोई भी एक परिणाम हमको प्राप्त होगा। ठीक है, जो परिणाम प्राप्त हो गया अब उसकी स्थिति खत्म हो गई, दोबारा हमने सिक्का उछाला, जब दोबारा सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल में से कुछ प्राप्त होगा, दोबारा प्राप्त होगा, भाई जो भी आया है उसके बाद दोबारा प्राप्त होगा। तो दो स्थितियां यहाँ पर तैयार हो जाती हैं कि हेड या टेल। एक बार उछाला तब भी हेड या टेल में से कुछ आएगा, दूसरी बार उछाला तब भी हेड या टेल में से कुछ आएगा, यही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ की स्थिति इस प्रकार से बन जाती है। लेकिन अब हमसे कहा गया कि अगर हम एक सिक्के को 2 बार उछाल देते हैं, एक ही सिक्के को हमने 2 बार उछाल दिया तो इस प्रकार से 2 स्थितियाँ आएंगी। अब इन दोनों को कंबाइंड करिए। अब देखिए जनरली कंबाइंड करने का एक तरीका हमारे पास होता है कि हम जैसे गुणा करते थे ना, जैसे x और y का गुणा वगैरह होता था, उसी टाइप से इनका गुणा कर लेते हैं। मतलब ये प्रोसेस नहीं है लेकिन हम शॉर्टकट के तरीके अपने लिए कर सकते हैं इस काम को, कि जैसे हमने h को s से मिला दिया है ना, पहले इसको लिया, h को h से मिला दिया तो इसको क्या लिख देंगे HH, फिर h को t से मिला दिया यहाँ पर तो ये बन जाएगा HT, फिर t को h से मिला दिया TH, फिर t को t से मिला दिया तो ये TT। तो कितने परिणाम प्राप्त हुए? 4 परिणाम। सही है, HH यानी हेड आ सकता है, पहली बार हमने सिक्के को उछाला हेड आ सकता है। थोड़ा सा इनको रटना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप ये समझ के करिए कि हम ये काम कर रहे हैं, हमारे पास एक सिक्का है और सिक्के को हमने उछाला तो कितने परिणाम हमको प्राप्त हो सकते हैं। जैसे हमने सिक्के को एक बार उछाला तो पहली बार में हेड आ गया है ना, फिर हमने उसको दोबारा उछाला तो दोबारा भी तो हेड आ सकता है, तो एक तो स्थिति ये बन सकती है। दूसरी, एक बार हेड आ गया, एक बार उछाला हेड आ गया, दूसरी बार उछाला टेल आ गया, आ सकता है, तो एक स्थिति ये बन रही है। फिर हमने सिक्के को उछाला टेल आ गया, यानी पहली बार में टेल आया, फिर दूसरी बार में हेड आ गया, हो सकता है, आ सकता है बिल्कुल, फिर टेल आ गया, फिर दोबारा टेल आ गया, है ना। तो ये 4 स्थितियां हैं, ये 4 स्थिति कितनी बार भी रिपीट हो सकती हैं, लेकिन इन 4 परिणामों के अलावा कोई 5वां परिणाम नहीं है।
पांचवा परिणाम नहीं आ सकता, इनमें से ही कुछ आएगा जो भी आएगा। अब आप एक सिक्का लीजिए अपने पास और सिक्के को उछाल के देखिए, लेकिन उसको हाथ में नहीं पकड़ना है। मैंने पहले भी बताया था ना, जब फर्स्ट इसकी 80 नंबर वीडियो चली थी तब मैंने आपको उसमें क्या बताया था कि हाथ में नहीं पकड़ना है उसको। उसमें क्या करना है, आपको सिक्के को लिया ज़मीन पे छोड़ना है ना। मिट्टी की ज़मीन हो, घास वाली ज़मीन ना हो, क्योंकि घास वाली ज़मीन पे जब सिक्का होता है तो हो सकता है घास के बीच में फंस जाए, तिरछा आ जाए, है ना, पूरा गिरे नहीं। तो या तो ज़मीन पे अपने जो फर्श होती है उसके ऊपर उछालना है, या ऐसी ज़मीन पे उछालना है जो मतलब हार्ड हो, उसमें कोई रोक टोक ना हो, उबड़ खाबड़ ज़मीन ज़्यादा ना हो। तो आप जब करके देखेंगे तो आपको इन चारों के अलावा कोई पांचवा परिणाम नहीं मिलेगा। आप करके देख लेना, कभी भी कितनी बार भी आप सिक्का उछालते हैं तो जब आप एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे इन चारों में से ही कोई सा एक परिणाम आपके पास होगा, कन्फर्म होगा, है ना। करके देखिएगा इसको। तो जब हम ये सब चीज़ें करके देखते हैं तो हमें एक तो वो सवाल जो है वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, रटना नहीं पड़ता, क्योंकि ये डेली लाइफ का सवाल है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है ये प्रश्नावली कहीं से आ गई है और हमें केवल उसको समझना ही समझना है और हवा में चल रही है, अमूर्त नहीं है ये मूर्त हैं सारी चीज़ें, है ना, ये डेली लाइफ में आती हैं। अब कुल परिणाम कितने होंगे देखिए, पहले मैं समुच्चय लिख रहा हूँ उसका पूरा कि HH, HT, TH और TT। तो कुल परिणामों की जो संख्या है, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ तो कुल परिणाम आ गए कि कितने प्रकार के परिणाम होंगे और कैसे कैसे आएंगे वो परिणाम, है ना। और यहाँ पर कुल संख्या कितनी आई, 4। तो 4 संख्या हमें यहाँ पे मिलती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस बात का क्वेश्चन पूछा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो 2 बार चित आने की प्रायिकता। अब देखिए थोड़ा सा जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होते हैं उनके लिए थोड़ी सी ये चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं कई बार। एक तो आता है चित, है ना, चित का मतलब होता है हेड, और एक होता है पट, और पट का मतलब होता है टेल। ये ध्यान रखना है, आपके ये जो नाम है ना ये आपको याद रहते हैं कैसे, आपने इंग्लिश में याद कर रखे हैं ये नाम, हेड और टेल। जैसे भी कोई सिक्का उछालते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, आप ऐसे बोल देते हैं। तो जो हेड है ना उसी को चित बोला जाएगा, ठीक है, और जो टेल है उसको पट बोला जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके हिंदी नाम याद रखने, क्योंकि हिंदी मीडियम का जब कोई बच्चा पेपर दे रहा है तो वहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके अंदर हिंदी नाम आएंगे। कई बार ये लिख देते हैं साइड में, चित के आगे हेड बना देते हैं, हेड लिख देते हैं, पट के आगे टेल लिख देते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हिंदी मीडियम से अगर आप पेपर दे रहे हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि चित के आगे हेड लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा कि चित का मतलब हेड है, पट का मतलब टेल है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ क्वेश्चन के बीच में कोई और नई नई बातें आएंगी मैं बताता चलूँगा। अब इसको देखिए, जैसे हमसे कहा गया कि भाई दोनों बार चित आना चाहिए, दोनों बार चित आने की प्रायिकता, तो दोनों बार चित का मतलब दोनों बार हेड आना चाहिए, तो ये भी हेड आ रहा है, ये भी हेड आ रहा है। तो ऐसा परिणाम कितनी बार प्राप्त हुआ, दोनों बार हेड आया यानी दोनों बार चित आया, ऐसा परिणाम कितनी बार प्राप्त हुआ, केवल एक बार प्राप्त हुआ है, एक बार, ठीक है। एक ही बार तो आ रहा है भाई, 1 2 3 4 परिणाम है हमारे पास, लेकिन जो हमारा बेसिक आंसर है, जो अनुकूल घटना है, वो अनुकूल घटना क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो यहाँ पर आती है, इसको लिख देते हैं हम अनुकूल घटना। अनुकूल घटना यानी अनुकूल घटना क्या है कि दोनों बार चित प्राप्त हों। अनुकूल घटना क्या है, दोनों बार चित प्राप्त हो। जब दोनों बार चित प्राप्त होते हैं तो ऐसी घटना केवल एक बार आती है, ऐसे। अनुकूल घटना कितनी बार आई, एक बार, है ना। अब प्रायिकता क्या बनती है, तो यहां लिख देंगे प्रायिकता बराबर, सूत्र जरूर याद करिएगा, बिना सूत्र के आपको सवाल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अनुकूल घटना अपॉन कुल घटना, टोटल आउटकम्स नीचे आएंगे, फेवरेबल कंडीशंस ऊपर आएंगी, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कुल घटना या कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुछ भी लिख सकते हैं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हैं। अनुकूल घटना कितनी है, 1, और कुल कितने हैं, नंबर 4 हैं बस। तो बस ये कटेंगे है नहीं, तो प्रायिकता कितनी आ जाती है, 1/4।
और ध्यान रखिएगा, जितनी बार भी हम आंसर निकाल रहे हैं, मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं और वो बातें बिल्कुल फिट आएंगी यहाँ पर। मैंने क्या कहा था आपसे कि कोई भी प्रायिकता निकलती है उसका मान कभी भी 0 से कम नहीं होगा, मतलब माइनस में नहीं जाएगा, और 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये जो 1/4 होता है, अगर आप इसको पॉइंटों में निकालते हैं तो इसका मान क्या होता है, हालांकि ज़रूरत नहीं है इसको निकालने की, थोड़ा सा मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि 1/4 जो होता है उसका जो आंसर होता है वो होता है 0.25, है ना। अब 0.25 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, 1/4। भाई 1/4 का मतलब क्या है, 1/4। 1/4 0 से बड़ा होता है लेकिन वो 1 से छोटा होता है ना। तो ये स्थिति है, इसको पॉइंटों में व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, बस ये चीज़ समझाने के लिए थोड़ी सी बात बताई है ना। अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आ जाते हैं हम नंबर 3 पर। लिखिए इसको, हो गया। फिर उसके बाद नंबर 3, तीसरी कंडीशन क्या आ रही है, तीसरा सवाल, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। 1 से 17 तक की संख्याएं हैं, ठीक है। तो कुल संख्या हमारे पास 17 होंगी और कुल परिणाम जो होंगे 17 होंगे। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 1 से 17 तक के, तो यहाँ लिख देते हैं कि 1 से 17 तक की संख्याओं के कुल परिणाम, 1 से 17 तक की संख्याओं के कुल परिणाम कितने होंगे, जितनी संख्या होंगी उतने ही परिणाम हैं, तो कुल परिणाम हमारे पास प्राप्त होंगे 17, ठीक है। अब अनुकूल घटना बनी हुई है अभाज्य संख्याएं, तो यहाँ लिख देंगे 1 से 17 तक, 1 से 17 तक की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। अब देखिए कौन कौन सी होंगी अभाज्य संख्याएं, पहले हम इन संख्याओं को लिखते हैं ना। 1 से 17 तक की अभाज्य संख्याएं। अब टॉपिक यहाँ से चालू हो जाता है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं, याद है ना। संख्याएं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें केवल उसी संख्या का भाग जाए और किसी का भाग नहीं जाए। अभाज्य का मतलब जो भाज्य ना हो, है ना, जिनमें भाग ना दिया जा सके, जो किसी से डिवाइड नहीं हो रही हैं, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जिसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो यही कंडीशन यहाँ पर आ रही है। अब क्या होगा, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो अब जैसे कुछ संख्याएं तो ऐसी हैं जिनको आपको पता है खूब अच्छी तरह से कि भाई जैसे 3 है अभाज्य संख्या है, 3 में सिर्फ 3 का ही भाग जाता है ना। फिर 5 आ जाती है, 5 में सिर्फ 5 का भाग जाएगा और तो किसी का नहीं जाएगा। फिर 7 आ गई, 7 में सिर्फ 7 का भाग जाता है। फिर अब देखिए कई जने क्या सोचने लग जाते हैं, जैसे मैंने अभी 3 नाम लिया है, फिर मैंने 5 लिया, फिर मैंने 7 लिया। अब कई लोग क्या सोचेंगे कि जैसे कई बच्चे जो पहली बार इस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, अभाज्य संख्याओं का टॉपिक क्लियर नहीं होता, तो वो सोचते हैं 3, 5, 7, अब अगला 9 होगा, है ना। वो क्या सोचने लग जाते हैं कि जो विषम संख्याएं होती हैं वो अभाज्य होती हैं, तो गलत है। विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 9 ले लिया तो ये गलत होगा। 9 जो है वो क्यों गलत होगा, क्योंकि 9 विषम तो है ना, लेकिन 9 में किसी और संख्या का भी तो भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है ना। तो 9 से हम 3 से हम 9 को विभाजित कर सकते हैं, इसलिए ये जो 9 है ये अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। फिर नंबर आता है 10, तो 10 में 2 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। फिर नंबर आता है 11, तो 11 ठीक है, 11 में सिर्फ 11 का ही भाग जाएगा और तो किसी का नहीं जा रहा। फिर 12, तो 12 में 3 का है, 2 का है, 4 का है, कई भाग जा रहे हैं, 6 का है ना, तो 12 भी नहीं है। फिर आता है 13, नंबर 13 में सिर्फ 13 का ही भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ तक भी। 14 में आए, 2 का जा रहा है, 7 का जा रहा है ना।
फिर 15। अब देखिए बहुत बड़ी गलती होती है, इसलिए मैं इसको एक एक करके ले रहा हूँ संख्याओं को। फिर हम 15 पे आ जाते हैं। हमें लगता है 15 संख्या जो है वो कैसी है कि ये अभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें 3 का भाग जाएगा, है ना, इसमें 5 का भी भाग जाएगा, तो ये जो 15 है ये यूज़ नहीं करनी है। उसके बाद में अब ये देखिए मध्य नहीं कह रहा, एक बार इस क्वेश्चन को घुमाया गया था कि 1 से 17 के बीच की, ध्यान रखना थोड़ा सा शब्द क्या आ रहे हैं, 1 से 17 के बीच की, तो 17 को शामिल नहीं करना, 1 को शामिल नहीं करना, इनके बीच बीच की बात करनी है अगर क्वेश्चन ये बनता है तो। लेकिन इसने क्या कहा है, 1 से 17 तक, मतलब 17 को भी शामिल करना है। ये बहुत बारीक बातें होती हैं और इस प्रश्नावली में सिर्फ इन बारीकियों के अलावा कुछ है भी नहीं। बहुत आसानी से ये सवाल हो जाते हैं, बहुत आसान सवाल है, लेकिन ये छोटी मोटी बातें इसके अंदर हैं। उसके बाद आ जाता है 17। ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा उधर साइड में 17, नहीं दिख रहा, कट गया। देखिए 17 मैंने इधर लिख दिया है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं। अब 17 में सिर्फ 17 का ही तो भाग जा रहा है ना, तो कौन कौन सी हैं, अब भी गड़बड़ है इसमें, एक गड़बड़ है अभी इसमें, लेकिन वो क्या गड़बड़ है उसको भी मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन पहले मैंने क्या बात की, 3 में सिर्फ 3 का भाग जा रहा है, 5 में सिर्फ 5 का भाग जा रहा है, 7 में सिर्फ 7 का भाग जाता है, 11 में, 13 में, 17 में, है ना, इनमें सिर्फ इन्हीं संख्याओं का भाग जाता है। अब आगे आ जाओ, आगे 1 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, तो 2 पे तो किसी की नज़र पड़ेगी नहीं, है ना, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई सारी की सारी संख्याएं विषम हैं। बिल्कुल सही बात है, 3, 5, 7, 11, 13, 17 सब विषम ही तो है, लेकिन हमारी नज़र ही नहीं पड़ेगी 2 के ऊपर। क्यों नहीं पड़ेगी, हम 1 को लिख देते हैं कई बार, क्योंकि विषम दिख रहे हैं कि भाई यहाँ भी विषम आ रही है, तो 1 भी तो विषम होता है, हमने 1 को लिख दिया। फिर 2 पे हमारी नज़र क्यों नहीं पड़ेगी कि 2 तो सम संख्या है, तो सम संख्या तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन बात हो रही है अभाज्य संख्याओं की, सम और विषम की नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, अभाज्य संख्याओं की। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें सिर्फ उसी संख्या का भाग जाता है, यानी उसी संख्या से सिर्फ आप उसी को डिवाइड कर सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते। तो 2 में किसी और संख्या का भाग जाता है क्या, 2 में सिर्फ 2 का ही भाग जाएगा और तो किसी का नहीं जा रहा, तो ये कंडीशन हो जाती है अभाज्य संख्या की। बात आ रही है समझ में, है ना। और जो 1 होता है ये ना तो अभाज्य होती है ना ही संयुक्त होती है, दोनों 2 संख्याएं होती है हमारे पास, एक अभाज्य संख्या होती है, एक संयुक्त होती है। लेकिन ये 2 ना तो संयुक्त होती है ना ही अभाज्य होती है, मतलब ये कुछ भी नहीं होता। वो एक जो होता है वो संयुक्त नहीं होता, एक अभाज्य नहीं होता। तो जो हमारा अगला पॉइंट आएगा वो आएगा 2। फिर हम आते हैं 2 पर, तो 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 में 2 का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाएगा। तो एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है, बाकी अभाज्य संख्या देखिए सारी चाहे कितनी भी आगे तक चले जाइए आप, यहाँ तो 17 पे रोक दिया, भले चाहे 100 तक चले जाएं, चाहे आप 50,000 तक चले जाएं, लेकिन अब जो भी संख्या आती जाएंगी वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होंगी, विषम होंगी, है ना। केवल एक संख्या सम है और वो 2 है जो कि अभाज्य है। तो आपसे ये पूछा जाता है ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है तो वो कौन सी होती है, वो होती है 2। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको, कौन कौन सी अभाज्य संख्या है हमारे पास 1 से 17 के बीच में आई हैं, 1 से 17 तक आई हैं, 2, 3, 4 नहीं है, 5, 7, 11, 13, 17, है ना। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितनी संख्याएं प्राप्त हुई हमको, संख्या 7 संख्याएं प्राप्त हुई। 7 ये 7 नहीं है, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं प्राप्त हुई हैं, 7 संख्याएं लिख दी, है ना। और यहाँ पर कितनी आ रही है, 1 से 17 तक की संख्याओं को गिनेंगे तो कुल परिणाम कितने रहेंगे, 17 रहेंगे, ठीक है। अब देखिए सूत्र दोबारा वही कि प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना अपॉन कुल घटना। अनुकूल घटना बटा कुल घटना, तो अनुकूल घटना कितनी है 7 और कुल घटना कितनी है 17, है ना। तो 7/17, बस यही आंसर हो गया। लिखिए इसको, फिर नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 4 पर, इसको नोट कर लीजिए।
इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 देखिए क्या कंडीशन आ रही है नंबर 4 में। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित या पट आने की घटना प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी यही बात है कि इसको पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ कि एक सिक्के के एकांतरतः नहीं, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित या पट, एकांतरतः चित या पट आने के कुल परिणाम, है ना, कुल परिणाम। तो अभी समुच्चय बनाएंगे इसमें कौन कौन सी घटनाएं कुल इसमें आती हैं, पहले उनको देखेंगे। तो अब बात यहाँ आती है कि भाई जैसे अभी हमने एक सवाल किया था, उसमें क्या आ रहा था, उसमें आ रहा था 2 उछाल, है ना, पहला सवाल हमने किया था उसमें 2 उछाल आ रहा था। अब आ गया 3 उछाल, 3 उछाल, 3 उछाल का मतलब क्या हुआ, 3 बार उछालना है। देखिए अब इसको मैं कर लेता हूँ, जैसे हम इसकी बात मैं यहाँ कर देता हूँ क्योंकि ये देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा ज़्यादा। यहाँ पे हमने लिया, हमने सिक्के को एक बार उछाला, एक सिक्के को एक बार उछाला। बहुत धीरे चल रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान से समझ लेना क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हुए उसके बाद ये प्रश्नावली फिर मिनटों में चलेगी, 5 मिनट में पूरी प्रश्नावली रिवाइज हो जाएगी, इतनी आसान प्रश्नावली हो जाएगी ये। तो एक सिक्के को उछाला, हेड या टेल आया। तो बार बार वही बात बता रहा हूँ ना मैं कि इसको आप करके देख लेना एक बार, ये तो अपने घर की बात है, कर सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर दोबारा उछाला, जब हमने एक सिक्के को एक बार उछाला तो हेड या टेल में से कोई आंसर आएगा। जब हमने दोबारा सिक्के को उछाला तो हेड या टेल में से कोई आंसर आएगा, वही आएगा ना। तीसरी बार फिर उछाल रहे हैं तो हेड या टेल में से ही कोई आंसर आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब हमने अभी पहले सवाल पे क्या किया था भाई, इन दोनों को मिलाया था, तो एक बार दोबारा वही मिला देते हैं। जैसे एच को एच से गुणा कर दिया, एच एच आ गया, एच को टी से गुणा कर दिया, एच टी आ गया, फिर टी को एस से गुणा कर दिया, टी एच आ गया, फिर टी को एस टी से गुणा कर दिया, टी टी आ गया, ये आ गया। अब यहाँ बचा हुआ है एच टी, भाई इन दोनों को मिक्स किया तो ये आंसर आ रहा है, फिर एच टी पीछे चली रहा है ना। इस एच को इन सब से गुणा करना है, यानी इस एच को लेते हैं और ये 4 है, 4 से इन चारों से गुणा करना है। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर इस एच को आपने आगे लगाना शुरू किया तो पूरे एंड तक प्रक्रम में इसको आगे ही लगाते रहें, और अगर इसको पीछे लगाना शुरू किया तो हर जो भी काम आप करेंगे उसमें उनको पीछे ही लगाते चलें। ठीक है, तो मैं आगे लगा लेता हूँ इसको। जैसे ये वाला एच जब इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एच एच एच, ये आएगा। इस एच को इससे गुणा कर रहे हैं, इससे, तो क्या आ जाएगा, एच एच टी। फिर इस एच को इससे गुणा किया यहाँ पर तीसरे नंबर पे, तो एच टी एच, मैं आगे रख रहा हूँ उसको, है ना। फिर इस एच को इससे गुणा किया तो एच टी टी हो गया। फिर इस टी को इनसे गुणा करें, अब नीचे लिख रहा हूँ उसको, तो टी एच एच। फिर इस टी को इससे गुणा कर रहे हैं, टी एच टी। फिर इस टी को इससे गुणा किया तो टी टी एच। फिर इस टी को इससे गुणा किया तो टी टी टी, ये आया। तो कुल परिणाम कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 परिणाम प्राप्त हुए, है ना। इन परिणामों को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, फिर कॉमा, इसको मिटा देते हैं तो यहाँ आ जाता है टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच
और टी टी टी, यहाँ तक तो दिख रहा है वीडियो में ना। तो एक लाइन में इनको लिख दिया और कुल परिणाम जो हमारे पास आए हैं वो कितने आए हैं, 8 आए हैं। सही है। अब इसको मिटा दूँ, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और देख लीजिए कि जब हमने ये काम कर दिया, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में ये पूछा कि एकांतरतः, एक मिनट नहीं, ये लाइन अभी थोड़ी आएगी। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित्त या पट आने के कुल परिणाम, ये तो 2 ही आएंगे। एक लाइन और लिखिए, चलिए कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं। नंबर 4 को तो यहाँ लिख देते हैं और यहाँ लिख देता हूँ मैं कि एक सिक्के, ये थोड़ी सी लैंग्वेज गलत हो गई इसमें ना, इसको अभी देखिए कैसे लिखेंगे। एक सिक्के की 3 उछालों में, 3 उछालों में कुल परिणाम में कुल परिणाम, ऐसे लिखेंगे इसको। ये गलत है, ये वाला, मतलब है तो यही है ना, यही चीज़ आएगी लेकिन ये यहाँ आएगी इस लाइन पे। तो यहाँ पर लिख देंगे एच 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 टी एच टी एच टी टी, फिर टी एच एच टी एच टी 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 एच और टी टी टी, है ना। ये हो गए 8, टोटल ये 8, कुल में आएंगे 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब यहाँ हमने अनुकूल घटना ले ली कि एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित्त या पट आने के कुल परिणाम, या इसको कुल की जगह अनुकूल परिणाम लिख देंगे और इसको अभी हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिएगा, अनुकूल, या अनुकूल वाला मैंने पहले लिख दिया है ना, अनुकूल परिणाम। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि भाई ये जो एकांतरतः आ रहा है इसका क्या मतलब है। एकांतरतः चित्त या पट, एकांतरतः का एक इंग्लिश वर्जन है, ये आपने खूब पढ़ा होगा, समझा होगा, अल्टरनेट, है ना, बार बार चेंज होता हुआ। तो बार बार चेंज होता हुआ मतलब जैसे ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, बार बार चेंज होता हुआ, एच टी टी, ये वाला एच टी एच टी, है ना। तो ये परिणाम कितने हुए, एच टी एच टी। तो कितने परिणाम प्राप्त हुए कुल मिला के, 2 परिणाम, अनुकूल घटना। तो प्रायिकता क्या बनती है, तो प्रायिकता आ जाती है अनुकूल घटना बटा कुल घटना, है ना। और यहाँ से आ जाते हैं 2, यहाँ से आ जाते हैं 8, कट गए, 1/4 आ गया, बस।